हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी की सबसे बड़ी खबर, भारत माता की जय कहने में मुसलमानों को आपत्ति क्यों है? आखिर क्यों पाकिस्तानी पत्रकार के सवाल पर तिलमिला उठे मौलाना रशीदी? भारत माता की जय के सवाल पर तो वही बताएंगे। चेन्नई जाने का था प्लान, चोरी छिपे भारत में दाखिल हुए 3 बांग्लादेशी, पुलिस ने धर दबोचा, उसके बाद क्या एक्शन लिया बताएंगे। तो वही आपको एक एक्सक्लूसिव जानकारी देंगे, जहाँ पर मुस्लिम समुदाय कमला हैरिस का करेंगे बहिष्कार इस मुद्दे पर। जी हाँ, जिसके बाद डेमोक्रेटिक कन्वेंशन के बाहर मच गया बवाल। बताएंगे आखिर किस मुद्दे पर कमला हैरिस का बहिष्कार करने वाले हैं मुस्लिम समुदाय। तो वही कंगाल पाकिस्तान संसद में तैनात करेगा बिल्लियां, 12 लाख रुपए का करेगा खर्च इन पर। जी हां, आखिर क्या है कारण, क्यों बिल्लियों की तैनाती करेगा पाकिस्तान संसद में, और क्या बंगाल में माहौल खराब होने के बाद लग सकता है राष्ट्रपति शासन? आखिर क्या है प्रोविजन, क्या है प्रावधान? दोस्तों सारी जानकारियां बताएंगे, बस आप वीडियो के अंत तक बने रहेगा। और हमेशा की तरह अपने भारत देश में निरंतर विकास होते हुए देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कहना मत भूलेगा। बात करें पहली बड़ी खबर की, जहां आखिर भारत माता की जय कहने में मुसलमानों को क्यों है आपत्ति? पाकिस्तानी पत्रकार के सवाल पर तिलमिला उठा मौलाना रशीदी। जी हां, स्वतंत्रता दिवस समारोह के बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो आया है, जिसमें भारत माता की जय के नारे पर कुछ मुस्लिम छात्र या छात्राएं खामोश दिखाई दे रहे हैं। जैसा कि आप सामने ये तस्वीर देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर छात्रों से कहा जा रहा है भारत माता की, तो छात्र हाथ उठाते हुए कह रहे हैं जय, लेकिन कुछ मुस्लिम छात्र हैं जो हाथ नहीं उठा रहे हैं, एकदम शांत खड़े हैं, खामोश दिखाई दे रहे हैं। मतलब नारे लगते ही वे इसको इग्नोर करते दिखाई दे रहे हैं, बचते दिखाई दे रहे हैं। इससे पहले कई मुस्लिम धर्मगुरु, मौलाना और नेताओं ने के आपत्ति जताने वाले बयान आ चुके हैं, वे इसे इस्लाम के खिलाफ बताते हैं। इसी मुद्दे पर जब पाकिस्तानी पत्रकार आरजू काजमी ने भारत के मौलाना मोहम्मद साजिद रशीदी का इंटरव्यू लिया, तो उन्होंने मदरलैंड पर अपना तर्क दे दिया। जी हाँ, मौलाना रशीदी की भी एक क्लिप वायरल हुई थी, जिसमें वो आपत्ति जताते हुए कहते हैं कि स्कूल के बच्चों से भारत माता की जय कहलवाया जा रहा है। पाकिस्तानी पत्रकार आरजू ने साफ कहा कि भारत माता की जय का मतलब तो मदरलैंड से ही है, इसमें कोई बुरी बात तो नहीं है, तो आप इतने नाराज क्यों हैं? ऑल इंडिया मुस्लिम एसोसिएशन के चेयरमैन रशीदी ने कहा कि हमारे बिरादराने वतन हिंदू भाई भारत के नक्शे पर एक लेडी का फोटो लगाते हैं और उसे माता मानकर उनकी पूजा करते हैं, इबादत करते हैं। इस्लाम में तो ये नहीं है, इस्लाम में तो सिर्फ अल्लाह की इबादत है और किसी की भी नहीं। उन्होंने कहा कि हम हिंदुस्तान को मादरे वतन कहते हैं, लेकिन उसमें माँ कहकर इबादत करना इस्लाम में नहीं है। उन्होंने कहा कि मैंने ये कहा है कि ये आस्था मेरे हिंदू भाइयों की है, तो मेरे हिंदू भाई जो टीचर हैं वे अपनी आस्था को मुसलमानों के बच्चों में ना डालें, और मुस्लिम टीचर जो भी हैं जो स्कूल में पढ़ाते हैं वे बच्चों को बताएं कि अगर ऐसे इवेंट्स के समय इस तरह की बात हो तो साफ मना कर दें कि ये हमारी आस्था के खिलाफ है। मौलाना ने कहा कि हिंदुस्तान जिंदाबाद कहें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि दोस्तों भारत माता की जय कहने से मुसलमान को सिखाया जा रहा है, इन मौलानाओं के द्वारा, इन मुस्लिम धर्म गुरुओं के द्वारा इनको सिखाया जाता है कि तुम लोग भारत माता की जय मत कहो, ये हमारे बिरादरे में नहीं है, हमारे मुस्लिम धर्म में नहीं है। बहरहाल दोस्तों, ऐसे में जबकि भारत माता की जय कहने में कोई आपत्ति होनी नहीं चाहिए, जबकि ये भारत देश ये एक तरीके से पूजा है, इसमें किसी भी तरीके से अगर आप भी मानते कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए तो अपनी राय अवश्य दीजिएगा। और साथ ही साथ दोस्तों, भारत माता की जय को लेकर जो ये मौलाना रशीदी तिलमिला बिलबिला उठे, इस पर आपकी राय तो बनती है, तो वही बता दें। चेन्नई जाने का था प्लान, चोरी छिपे भारत में दाखिल हुए 3 बांग्लादेशी, पुलिस ने धर दबोचा। जी हाँ, बांग्लादेश में शेख हसीना के तख्ता पलट और भारी हिंसा के बाद भारत ने बांग्लादेश से लगती सीमाओं पर चौकसी बढ़ा दिया। इसके बावजूद घुसपैठ की नाकाम कोशिशें लगातार जारी हैं। 3 बांग्लादेशी युवक चोरी छिपे भारतीय सीमा में दाखिल हो रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें धर दबोच लिया। पूछताछ में पता चला है कि वे किसी काम के सिलसिले में चेन्नई जाने की योजना बना रहे थे। पुलिस ने तीनों को बांग्लादेश पुलिस के हवाले कर दिया। जी हाँ, तो वहीं बता दें, इजराइल और हथियार देने पर वोट नहीं। जी हाँ, कमला हैरिस का बहिष्कार करेंगे मुस्लिम। डेमोक्रेटिक कन्वेंशन के बाहर मचा बवाल। जी हाँ, डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन में जहाँ डेमोक्रेटिक पार्टी के नेताओं ने एकजुटता का प्रदर्शन किया है, वहीं कार्यक्रम स्थल के बाहर गाजा में इजरायली हमलों का विरोध करने वाली भीड़ ने धमकी दी है कि अगर इजराइल को हथियारों की सप्लाई नहीं रोकी गई तो कमला हैरिस को वोट नहीं दिया जाएगा। प्रदर्शनकारी रिच बोन्स का कहना है कि गाजा में इजराइल के युद्ध का विरोध करना कोई जटिल मुद्दा नहीं है। उन्होंने सोमवार को शिकागो में डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन यानी डीएनसी के पास फलस्तीनी और आयरिश झंडे को पकड़े हुए कहा कि क्या हम बच्चों की सामूहिक हत्या के पक्ष में है या हम इसके खिलाफ है? मेरे लिए ये एक बहुत ही सरल समीकरण है, इक्वेशन है। बोन्स उन हजारों प्रदर्शनकारियों में से एक है जिन्होंने डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन से कुछ ब्लॉक दूर यूनियन पार्क में इजराइल के युद्ध के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के समर्थन को खत्म करने की मांग की है। यानी कि दोस्तों क्लियर कहा है इस मुस्लिम समुदाय ने कि अगर इजराइल को हथियार देगी तो हम कमला हैरिस का बहिष्कार करेंगे, उसको वोट नहीं देंगे। तो दोस्तों वही बता दे, कंगाल पाकिस्तान अब संसद में तैनात करेगा बिल्लियों को, 12 लाख रुपए का आएगा इस पर खर्चा। आखिर खजाना लुटाने की क्या है असली वजह है, आपको बता दें क्यों बिल्लियों को लेकर आएगा पाकिस्तान। दरअसल पाकिस्तान की सरकार
सरकार कई महीने से गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रही है। पाकिस्तान को पैसे के लिए चीन से लेकर सऊदी अरब तक के सामने झोली फैलाना पड़ा है। यही नहीं, पाकिस्तान इन दिनों राजनीतिक अस्थिरता के दौर से भी गुजर रहा है। पाकिस्तान में महंगाई अपने चरम पर है और भुखमरी हर तरफ फैली हुई है। इन तमाम संकटों के बीच जिन्ना के देश में गधों की संख्या में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है। इस कंगाली के बाद भी पाकिस्तान की सरकार संसद में बिल्लियां तैनात करने पर 12 लाख रुपए खर्च करने जा रही है। आपको बता दें कि आखिर क्यों पाकिस्तान की सरकार बिल्लियों पर खजाना लुटा रही है। दरअसल संसद के अंदर बड़ी तादाद में चूहे आ गए हैं और वहाँ के सांसद इससे परेशान हैं। इन चूहों से निपटने के लिए अब बिल्लियों को तैनात किया जा रहा है। इसके लिए 12 लाख रुपए का बजट निर्धारित किया गया है। पाकिस्तान की कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने संसद में चूहों का शिकार करने के लिए बिल्लियों को तैनात करने का फैसला लिया है। इसके अलावा खास किस्म की चूहेदानी भी लगाई जाएगी ताकि चूहे संवेदनशील इलाके में ना घुस पाए। तो दोस्तों, ये है बड़ा कारण जिनके लिए 12 लाख रुपए खर्च करेगी पाकिस्तान की सरकार। इसको आप समझदारी कहेंगे या बेवकूफी पना? देखते हैं क्या कहती है भारत की जनता कमेंट में। तो वहीं बता दें, रूस के खिलाफ फिर यूक्रेन को खानी पड़ी मुंह की जवाबी हमले से उड़े जेलेंस्की के होश खाली करना पड़ा शहर। जी हां, हाल के कुछ दिनों में यूक्रेन युद्ध में जेलेंस्की की सेना लगातार रशिया पर हमला कर रही थी। उन्होंने रशिया के 35 किलोमीटर से ज्यादा अंदर तक कब्जा कर लिया था, लेकिन अब रूस ने इन हमलों का करारा जवाब दिया। यूक्रेन के दोनेत्स्क के उत्तर पश्चिम इलाके में रूसी सैनिकों ने अच्छी बढ़त बना ली है। यूक्रेन ने पोक्रोवस्क के नागरिकों को घर खाली करके यहां से जाने को कह दिया है। रूसी सेना जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे यूक्रेन के लिए मुश्किल बढ़ती जा रही है। इससे पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने रविवार यानी 18 अगस्त को अपने बयान में कहा था कि यूक्रेन की सेना कुर्ज़र्ग में बस इसी वजह से घुसी थी क्योंकि हम बफर जोन बनाना चाहते हैं ताकि हम पर हो रहे हमलों को रोका जा सके। तो दोस्तों, वहीं बता दें आपको, यूक्रेन में बसे भारतीयों ने प्रधानमंत्री मोदी जी को लिख डाली है चिट्ठी। युद्ध समाधान में मांग ली मदद। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 23 अगस्त को हो रही यूक्रेन यात्रा से पहले वहां मौजूद भारतीय समुदाय ने उनके नाम खुला पत्र लिखा है। इस पत्र में भारतीय समुदाय ने पीएम मोदी से संकट की इस घड़ी में भारत की ओर से मानवीय मदद के साथ साथ रशिया यूक्रेन युद्ध रोकने में सहायता की भी अपील की है। यूक्रेन में मौजूद 200 से अधिक भारतीयों के हस्ताक्षर वाली इस खुली चिट्ठी में पीएम मोदी से आग्रह के साथ कहा गया है कि आपका नेतृत्व और हस्तक्षेप इस युद्ध संकट का सही समाधान निकालने में कारगर साबित हो सकता है। साथ ही इससे मानवीय मूल्यों और लोकतांत्रिक मानकों के लिए भारत का समर्थन भी जाहिर होगा। जी हाँ, भारतीय समुदाय ने पत्र में इस बात का भी उल्लेख किया है कि यूक्रेन की सीमाओं पर चारों तरफ से रूसी सेना के हमले हो रहे हैं। ऐसे में दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से यूक्रेन में बसे भारतीयों ने मदद मांगी है और युद्ध में समाधान करवाने का आग्रह किया। ऐसे में क्या पीएम मोदी जी को वाकई में इनकी बात पर ध्यान देना चाहिए? दोस्तों, क्या यूक्रेन में और रशिया के बीच जो युद्ध चल रहा है क्या इनको रुकवाना चाहिए? तो वहीं आपको बता दें, टेक्सास में स्थापित की गई भगवान हनुमान जी की 90 फुट ऊंची प्रतिमा आखिर क्यों है? ये खास बता दें, अमेरिका के टेक्सास प्रांत के ह्यूस्टन में रविवार को भगवान हनुमान जी की 90 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया। भगवान हनुमान जी की इस प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा भी की गई है। अमेरिका के तीसरी सबसे ऊंची प्रतिमा बताई जा रही है। भगवान राम जी और माता सीता को फिर से मिलाने में भगवान हनुमान जी की भूमिका को देखते हुए इस प्रतिमा को स्टैच्यू ऑफ यूनियन का नाम दिया गया है। टेक्सास के शुगरलैंड इलाके में स्थित मंदिर श्री अष्टलक्ष्मी मंदिर के परिसर में इस प्रतिमा को स्थापित किया गया है। भगवान हनुमान जी की प्रतिमा को बनवाने और इसे मंदिर में स्थापित करने के पीछे चिन्ना जीआर स्वामी जी की दूरदृष्टि रही है। स्टैच्यू ऑफ यूनियन की वेबसाइट के अनुसार यह प्रतिमा अमेरिका की तीसरी सबसे ऊंची प्रतिमा है। भगवान हनुमान जी की शीर्ष 10 सबसे ऊंची प्रतिमाओं में से भी टेक्सास की प्रतिमा को एक बताया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अगर आप भी वाकई में 90 फुट ऊंचे इस हनुमान जी के मंदिर नहीं बल्कि उनकी खुद की प्रतिमा बनाए जाने से खुश है तो कमेंट में जय बजरंगबली कहना मत भूलिएगा। तो वहीं बता दें, इजराइल को गाजा युद्ध विराम पर अमेरिकी प्रस्ताव मंजूर। ब्लिंकन ने कहा हमास भी शर्तें माने वरना। बता दें, अमेरिकी विदेश मंत्री एंटी ब्लिंकन ने सोमवार को इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात के बाद घोषणा की है कि इजराइल ने गाजा में युद्ध विराम और बंधकों की रिहाई में आ रही अड़चनों को दूर करने के लिए अमेरिकी प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। हालांकि यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि इस प्रस्ताव में हमास की चिंताओं का समाधान किया गया है या नहीं। ब्लिंकन ने इजराइल के इस कदम की सराहना की और हमास से भी इसी तरह की जिम्मेदारी दिखाने की अपील की। इसके साथ ही उन्होंने जोर देकर कहा है कि ये गाजा में चल रहे युद्ध को समाप्त करने का एक निर्णायक क्षण हो सकता है। तो वहीं आपको बता दें, जहां पर भारत जापान के बीच होने जा रही बहुत बड़ी डील, हिंद महासागर में भारतीय नौसेना होगी मजबूत, बौखला सकता है चाइना। जी हां, भारत और जापान के बीच एक बड़ी डिफेंस डील होने जा रही है। इसके जरिए भारत अपनी नौसेना के लिए जापान से एंटीना खरीदेगा। इस डील की घोषणा आज यानी मंगलवार को नई दिल्ली में होने वाली दोनों देशों के मंत्रियों की बैठक में हो सकती है। जापानी एंटीना के जरिए भारतीय नौसेना हिंद महासागर में अपने दुश्मनों का आसानी से पता लगा सकेगी। हिंद महासागर में चीनी घुसपैठ से भारत काफी ज्यादा परेशान है क्योंकि चीनी नौसेना साउथ चाइना से लेकर अफ्रीका महाद्वीप तक अपना हस्तक्षेप बढ़ा रही है। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2022 के बाद दोनों देशों के विदेश और रक्षा मंत्रियों की यह पहली मंत्री स्तरीय बैठक होगी। जापानी नौसेना एनईसी और अन्य जापानी कंपनियों के द्वारा विकसित
एंटीना का पहले से इस्तेमाल कर रही है। जापानी नौसेना अपने एडवांस एस्कॉर्ट जहाजों पर पहले से ही इस तरह का एंटीना लगा चुकी है। इस तरह के एंटीना मिसाइल और ड्रोन की हरकतों का आसानी से पता लगाने में सक्षम होते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस एंटीना के उपयोग से संयुक्त रक्षा अभ्यास के दौरान दोनों देशों की सेनाओं में बेहतर तालमेल बन सकेगा। इस एंटीना की मदद से संदेशों का आदान प्रदान भी आसान हो सकता है। तो दोस्तों वहीं बता दें, नेपाल के विदेश मंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी जी को राजकीय यात्रा का दे दिया है निमंत्रण। 1000 मेगावाट बिजली देने का किया है वादा। जी हां, नेपाल की विदेश मंत्री आरजू राणा देउबा ने अपने भारत दौरे के दौरान सोमवार को भारत के विदेश मंत्री जयशंकर जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान देउबा ने प्रधानमंत्री मोदी जी को नेपाल की राजकीय यात्रा के लिए निमंत्रण दिया, इन्विटेशन दिया, जिससे भारत नेपाल संबंधों को और मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। विदेश मंत्री जयशंकर जी के साथ अपनी बैठक के बाद देउबा ने एक महत्वपूर्ण घोषणा की। उन्होंने बताया कि नेपाल भारत को लगभग 1000 मेगावाट बिजली निर्यात करेगा। पहले चरण में नेपाल, बिहार और हरियाणा के लिए 251 मेगावाट बिजली निर्यात करेगा। जयशंकर जी ने इस कदम को एक नया मील का पत्थर बताया है और दोनों देशों के बीच ऊर्जा, व्यापार, संपर्क और बुनियादी ढांचे के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया है। तो दोस्तों वहीं बता दें, ईरान इस साल बन जाएगा परमाणु बम से लैस देश। अमेरिका की खुफिया कमेटी के चीफ ने किया है ये बड़ा दावा। इजराइल की बढ़ सकती है टेंशन। दोस्तों, हमास नेता इस्माइल हानिया की 31 जुलाई को ही हत्या के बाद से ईरान ने कई बार ये दोहराया है कि वो इजराइल से बदला लेगा। ईरान की ओर से इजराइल पर हमले के बीच अमेरिका की एक खुफिया समिति का अनुमान है कि ईरान इस साल परमाणु बम बना लेगा। समिति का कहना है कि इस साल के आखिरी तक ईरान परमाणु हथियार संपन्न देश घोषित कर सकता है और ये दावा अमेरिका की हाउस इंटेलिजेंस कमेटी की ओर से किया गया है। इस कमेटी के प्रमुख रिपब्लिकन पार्टी के सांसद माइक टर्नर है। टर्नर ने रविवार को एक साक्षात्कार में ईरान पर यह बड़ा दावा किया है। न्यूज वीक की रिपोर्ट के मुताबिक टर्नर ने सीबीएस न्यूज के फेस द नेशन में कहा है कि ईरान की परमाणु क्षमता लगातार बढ़ रही है और इस प्रगति को बढ़ावा देने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन भी दोषी हैं। तो वहीं बता दें, पाकिस्तान के अंदर टीटीपी ने कायम किया अपना राज। हथियार बंद आतंकी कर रहे हैं गश्त, इलाके से भाग खड़ी हुई पुलिस। जी हां, आतंकी संगठन तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी अब इतना ज्यादा मजबूत हो चुका है कि देश के इलाकों पर इसने शासन करना शुरू कर दिया है। देश के उत्तरी राज्य खैबर पख्तूनख्वा के तिराह घाटी में टीटीपी और लश्कर ए इस्लाम यानी एलआई के हथियार बंद लड़ाके गश्त कर रहे हैं, जिससे इलाके के लोगों में दहशत है। पाकिस्तान के प्रमुख मीडिया आउटलेट डॉन न्यूज के अनुसार स्थानीय निवासियों ने अधिकारियों से घाटी में सुरक्षा बढ़ाने की गुहार लगाई है। डॉन ने लोगों के हवाले से बताया है कि टीटीपी और एलआई के फिर से सक्रिय होने से उनकी सुरक्षा संबंधित चिंताएं बढ़ी हुई हैं। तो दोस्तों वहीं बता दें, चीन की दादागिरी को फिलीपींस का करारा जवाब। फाइटर जेट और अमेरिकी गश्ती गन बोट कर रहा तैनात। ड्रैगन की बढ़ेगी टेंशन। जी हां, दक्षिण चीन सागर में चीन से बढ़ते तनाव के बीच फिलीपींस गश्ती गन बोट और लड़ाकू जेट तैनात करके इस क्षेत्र में अपनी उपस्थिति मजबूत कर रहा है। नेवल न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार फिलीपींस ने देश के सबसे पश्चिमी द्वीप पलावन में तटीय अभियानों पर केंद्रित एक नई स्थापित मरीन इकाई के साथ गश्ती गनबोट तैनात की है। चीनी आक्रामकता से निपटने के लिए फिलीपीन बलों को आंतरिक सुरक्षा जिम्मेदारियों से हटाकर बाहरी रक्षा अभियान में लगा रहा है। ये देश के सैन्य आधुनिकीकरण के लिए की जा रही पहल का हिस्सा है। पलावन क्षेत्र में फिलीपींस बलों की तैनाती का विशेष महत्व है। तो वहीं बता दें, बाइडेन ने कमला हैरिस के हाथ में सौंपी डेमोक्रेटिक पार्टी की कमान। ट्रंप को बताया असफल राष्ट्रपति। जी हां, अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने सोमवार रात डेमोक्रेटिक पार्टी की कमान आधिकारिक तौर पर उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को सौंप दी। उन्होंने कमला हैरिस को लोकतंत्र की रक्षा के लिए सबसे उपयुक्त, सबसे डिजर्विंग व्यक्ति करार देते हुए कहा कि वो एक ऐतिहासिक राष्ट्रपति साबित होंगी। बाइडेन, जो कि 81 साल के हैं, जब शिकागो में आयोजित डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन में पहुंचे तो वहां मौजूद हजारों नेताओं और कार्यकर्ताओं की भीड़ ने तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उनका स्वागत किया। इस सम्मेलन के दौरान कमला हैरिस बृहस्पतिवार को आधिकारिक तौर पर डेमोक्रेटिक पार्टी की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी स्वीकार करेंगी। 5 नवंबर को प्रस्तावित राष्ट्रपति चुनाव में उनका मुकाबला रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप से होगा। जी हां दोस्तों, बाइडेन ने कहा अब जो निर्णय लिए जा रहे हैं वो देश दुनिया का भविष्य तय करेंगे। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को लेकर भी बयान दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि डोनाल्ड ट्रंप ने बतौर राष्ट्रपति अपने 4 साल के कार्यकाल में हर हफ्ते बुनियादी ढांचा विकास का वादा किया, लेकिन उन्होंने कभी भी कोई बड़ी चीज नहीं बनवाई। बाइडेन हैरिस प्रशासन की प्रमुख उपलब्धियों को गिनाते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि साथ मिलकर हम एक बेहतर अमेरिका बना रहे हैं। बाइडेन ने ट्रंप पर निशाना साधते हुए कहा कि वो एक असफल राष्ट्रपति हैं। पूर्व राष्ट्रपति पर अमेरिकी इतिहास के सबसे मजबूत सीमा सुरक्षा बिल को खारिज करने का आरोप लगाते उन्होंने कहा कि अमेरिका जीत रहा है, अमेरिका समृद्ध है। डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति कार्यकाल की तुलना में अमेरिका आज अधिक सुरक्षित है, ज्यादा सिक्योर है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन आपके हिसाब से डोनाल्ड ट्रंप अनसक्सेसफुल राष्ट्रपति रहे हैं या फिर बाइडेन? दोस्तों कमेंट में अपनी राय देना मत भूलिएगा आप लोग। तो वहीं बता दें, सबसे बड़ी खबर, क्या बंगाल में माहौल खराब होने की वजह से क्या लग सकता है राष्ट्रपति शासन? क्या है इसके प्रावधान? दरअसल कोलकाता के सरकारी अस्पताल में महिला डॉक्टर के साथ रेप और हत्या की घटना के बाद पूरे देश में गुस्से का माहौल है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता
बनर्जी पर बिगड़ती कानून व्यवस्था का आरोप लगाते हुए उनका इस्तीफा मांगना शुरू कर दिया है और राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। इसी तरह महाराष्ट्र में भी विधानसभा चुनाव में देरी के चलते राष्ट्रपति शासन लगाने की अटकलें लग रही हैं। अब आपको बताते हैं राष्ट्रपति शासन किस कंडीशन में लग सकता है। दरअसल संविधान के अनुच्छेद 355 और अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 355 कहता है कि केंद्र सरकार को राज्यों को बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से बचाना चाहिए। अनुच्छेद 356 के तहत यदि राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो राष्ट्रपति राज्य सरकार की शक्तियों को अपने अधीन ले सकती है। जी हाँ, राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए राज्यपाल एक रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजती है। अगर कैबिनेट की सहमति मिल जाती है तो राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। ये जरूरी नहीं कि राष्ट्रपति शासन केवल कानून व्यवस्था बिगड़ने पर ही लगे। यदि किसी राज्य में बहुमत नहीं है और गठबंधन की सरकार नहीं बन पा रही है तो भी राज्यपाल राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब वैसे में आप ही बताइए क्या बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, हाँ या ना में जवाब देना मत भूलिएगा आप लोग। तो वहीं दोस्तों ये थे अभी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। थोड़ी भी अच्छी लगी तो जरूर वीडियो को लाइक करिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाते हुए कमेंट में जय हिंद कहते हुए वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर पर, ताकि हर कोई इन खबरों को समझकर अपनी राय दे सके। मिलते हैं अगली खबर में। जय हिंद, जय भारत।